फोरम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे आज के इस सेशन में आपके लिए लेकर के आया हूं सिविल सेवा परीक्षा 2025 में चयनित उम्मीदवार श्री विजय पाल जी का जो है उत्तर पुस्तिका लेकर के, और इसी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्री विजय पाल जी हिंदी माध्यम से चयनित हुए हैं और इनके उत्तर पुस्तिका के उदाहरण के आधार पर मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि संघ लोक सेवा आयोग हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों से किस प्रकार के उत्तर लेखन की अपेक्षा करता है। तो आज के इस सेशन में इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं और बताऊंगा कि जो उत्कृष्ट उत्तर लेखन है उसके लिए क्या क्या आदर्श दशाएं होती हैं, क्या क्या आदर्श तत्व होते हैं जिन्हें आपको जो है अपने उत्तर लेखन में जरूर ध्यान रखना होगा, और उन्हीं के आधार पर आप हिंदी माध्यम से एक उत्कृष्ट और बहुत ही अच्छा उत्तर आप लिख सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं और विजय पाल जी के इस उत्तर पुस्तिका के आधार पर मैं आपको एक आदर्श उत्तर का फॉर्मेट दिखाना चाहता हूं। इसमें आप देखेंगे कि भाषा कैसी होनी चाहिए और किस तरह का प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये सब कुछ इनके जो है वो उत्तर पुस्तिका के माध्यम से आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। तो आप देखें कि सबसे बड़ी चीज ये है कि संघ लोक सेवा आयोग का जो उत्तर लेखन है उसमें उत्कृष्ट प्रस्तुति का बहुत महत्व है। ज्ञान जरूरी है, लेकिन उस ज्ञान महत्वपूर्ण है, उस ज्ञान को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना ही टॉपर बनाता है। तो ज्ञान अर्जित करना अलग बात है और ज्ञान अर्जित करके उसे जो है वो व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना एक अलग कला है, एक अलग कौशल है, एक अलग स्किल है। आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप देखें हमारे सामने जो अभी उत्तर पुस्तिका मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, ये विजय पाल बिजरानिया ये उनकी उत्तर पुस्तिका है और ये ऑल इंडिया रैंक 653 इनका है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 में। और ये जो है टेस्ट पुस्तिका है, ये यूपीएससी की उत्तर पुस्तिका नहीं बल्कि टेस्ट में उनका परफॉर्मेंस कैसा है, उन्होंने किस प्रकार लिखा है, किस प्रकार अभ्यास किया है, उनकी यही उत्तर पुस्तिका मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। और ये हिंदी माध्यम से आप समझते हैं कि हिंदी माध्यम से जो है वो फाइनल यानी अंतिम रूप से चयनित होना एक बहुत ही मायने रखता है। तो ये हिंदी माध्यम से चयनित हुए हैं और 653 जो है रैंक लेकर के आए हैं ऑल इंडिया। इन्हीं की कॉपी के आधार पर मैं आज जो है वो चर्चा करूंगा कि उत्तर कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, सबसे जो है वो पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो है आप देखें कि ये उनकी कॉपी है, टेस्ट कॉपी, जिसके आधार पर मैं वर्णन करूंगा। हमारे यहाँ उन्होंने टेस्ट दिया था और उन्हीं के टेस्ट कॉपी, और इस टेस्ट कॉपी में उन्होंने किस तरह से प्रश्नों को जो है हल किया है, कितने जो भी उत्तर लेखन का जो कौशल है उसका किस प्रकार से परिचय दिया है इन्होंने, उसको हम लोग उनके इस उत्तर पुस्तिका के माध्यम से देखेंगे। ये जो है विजय पाल बिजरानिया। और एक बात आप ध्यान दें कि यूपीएससी जो है
उत्तर, एक उत्कृष्ट उत्तर लेखन में, एक आदर्श उत्तर लेखन में क्या चाहता है, या एक आइडियल आंसर राइटिंग की क्या क्या शर्तें होती हैं, सबसे पहले उसको आप समझ लीजिए। उसके बाद यदि आप इनकी उत्तर पुस्तिका को देखते हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छे से इनकी जो है पुस्तिका समझ में आएगी और इनके उत्तर को या उत्तर लेखन कौशल को आप और अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहली बात तो है कि यदि जो है वो आप एक आदर्श उत्तर लेखन चाहते हैं तो एक आदर्श उत्तर लेखन के लिए सबसे पहले जो है वो बेस्ट स्टार्ट होना चाहिए। किसी भी प्रश्न का जो उत्तर है उसका पहले एक उत्कृष्ट जो है आरंभ होना चाहिए। ये आरंभ ही परीक्षक को जो है वो खींचता है। तो इसमें सबसे पहले आपको बेस्ट स्टार्ट होना चाहिए। बेस्ट स्टार्ट, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी उसका उत्तर का जो पहला जो भूमिका आप लिखते हैं उसके प्रथम 2 लाइन जो है वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और प्रथम 2 लाइन ये इतने उत्कृष्ट जो है वो आरंभ होना चाहिए कि ये जो बेस्ट स्टार्ट है इसको हुक बोलते हैं, इसको हुक बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इसी के आधार पर हम इनके सारे उत्तरों के आरंभ के बारे में दिखाएंगे कि देखिए इन्होंने प्रत्येक उत्तर का जो आरंभ किया है उसके 1-2 जो आरंभिक वाक्य हैं वो कितने उत्कृष्ट और कितने जो है वो परीक्षक को आकर्षित कर पाएंगे हैं और कर पाएंगे, वो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है एक उत्कृष्ट उत्तर लेखन के लिए, वो दूसरा है विजुअल प्रेजेंटेशन। विजुअल प्रेजेंटेशन यानी कि इसको बोलते हैं दृश्य प्रस्तुति। दृश्य प्रस्तुति जो अच्छे जो अभ्यर्थी होते हैं वो पैराग्राफ नहीं लिखते हैं बल्कि वो उत्तर को दिखाते हैं। उनमें क्षमता होती है कि जैसे कहीं भी सजा करके जो प्रस्तुत किया जाता है, अपने उत्तर पुस्तिका में अपने उत्तर को सजा कर प्रस्तुत करते हैं, वो दिखाते हैं। या परीक्षक जो है उनको बहुत आसानी होती है इनके जो है वो उत्तर को इवैल्यूएट करने में, इनके उत्तर के परीक्षण करने में। तो एक दूसरी शर्त है, ये महत्वपूर्ण शर्त है अच्छे उत्तर लेखन के लिए। और ध्यान रखिएगा ये मैं हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए विशेष करके बता रहा हूं कि कैसे आपको एक अच्छा आदर्श उत्तर लिखना चाहिए। यूपीएससी जो है वो किस प्रकार आपसे अपेक्षा करता है कि आप यूपीएससी में चयनित होने के लिए किस प्रकार अपने उत्तर की प्रस्तुति करते हैं, इसके लिए तो उत्तर की प्रस्तुति जो है उसके लिए विजुअल प्रेजेंटेशन यानी कि दृश्य प्रस्तुति होनी चाहिए। दृश्य प्रस्तुति होनी चाहिए। तो पहला है हुक, बेस्ट स्टार्ट होना चाहिए, एकदम आकर्षित कर ले, इतना बढ़िया स्टेट। दूसरा है विजुअल प्रेजेंटेशन होना चाहिए, आपका दृश्य प्रस्तुति होनी चाहिए। तीसरा है आंसर स्ट्रक्चर। आंसर स्ट्रक्चर, ये आंसर स्ट्रक्चर जो है ये काफी महत्वपूर्ण होना चाहिए। और आंसर स्ट्रक्चर में यानी कि उत्तर संरचना, उत्तर संरचना, उत्तर संरचना में आपको मल्टी डायमेंशनल जो है वो विश्लेषण करना चाहिए, अर्थात बहुआयामी यानी कि कई जो है वो 360 डिग्री पूरा आपका विश्लेषण करना चाहिए। ये मैं इनके कॉपी के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि देखिए कैसे इन्होंने मल्टी डायमेंशनल, आप देखेंगे जब इनकी कॉपी को तो एक प्रश्न है स्नान का महत्व, ठीक है, सामूहिक स्नान का महत्व, सामूहिक स्नान जैसे जो है वो साधारण से प्रश्न को विजय पाल जी ने जो है वो इस अभ्यर्थी ने कैसे
उसको जो है असाधारण प्रस्तुति दी है। ये आप इनके उत्तर लेखन से और हिंदी माध्यम से इनके उत्तर लेखन में आप देख सकते हैं कि एक साधारण सा प्रश्न कितने अच्छे से जो है वो प्रस्तुत किया गया है, उसका उत्तर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हिंदी भाषा में या हिंदी माध्यम से एक शिकायत रहती है परीक्षकों की कि हिंदी भाषा में जो हिंदी भाषी छात्र होते हैं वे बोली में लिखते हैं, उनकी भाषा जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है, यानी कि उनकी भाषा जो है वो प्रशासनिक भाषा नहीं हो पाती है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य और है कि ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज यानी कि प्रशासनिक भाषा होनी चाहिए, प्रशासनिक भाषा होनी चाहिए, प्रशासनिक भाषा। तो ये जो है प्रशासनिक भाषा होनी चाहिए आपकी, ये कुछ तत्व हैं जो हिंदी माध्यम के छात्र अगर इनको फॉलो करें तो अवश्य ही हिंदी माध्यम के छात्र जो है चयनित हो सकते हैं यूपीएससी के लिए। और आप अपने जिस प्रकार आप अपने जो है वो कौशल को, उत्तर लेखन कौशल को बढ़ाते जाएंगे, आप उतना ही करीब पहुंचते जाएंगे। तो आप देखें, ये कुछ शर्तें हैं, इन्हीं शर्तों के आधार पर मैं विजय पाल का जो है वो आंसर जो इनका है उस आंसर का आपके सामने उस आंसर को दिखाऊंगा, प्रस्तुत कर रहा हूं कि इन्होंने ये किस प्रकार से जो है वो आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर को अपना इन्होंने प्रस्तुत किया, जिसके कारण ये फाइनली जो है वो यूपीएससी में चयनित हुए हिंदी माध्यम से। और एक हिंदी माध्यम के छात्र को आप हमेशा बने रहिएगा और एक हिंदी माध्यम के छात्र को इससे बहुत ही जो है वो लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये शर्तें आप देख रहे हैं, और यानी कि दृश्य प्रस्तुति होनी चाहिए, है ना। उत्तर संरचना में मल्टी डायमेंशनल आपको बहुआयामी विश्लेषण करना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज होना चाहिए, यानी कि प्रशासनिक भाषा होनी चाहिए। तो पहला प्रश्न जो है वो आप देखिए आपके सामने है, कैसे लिखा जाता है। एक जो है सफल उम्मीदवार, एक सफल अभ्यर्थी कैसे आरंभ करता है प्रश्न का, आपके सामने प्रश्न है। ये जीएस फर्स्ट पेपर है, और जीएस फर्स्ट पेपर का पहला प्रश्न जो है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो है वो टेस्ट में दिया हुआ उनका ये टेस्ट में उन्होंने लिखा है। तो पहला प्रश्न है, सार्वजनिक स्नान की प्रथा विश्व की विभिन्न संस्कृतियों व समाजों में एक सर्वदेशीय प्रथा क्यों रही है, उदाहरणों सहित विवेचना करें। ये प्रश्न है आपके सामने, और ये देखिए, सार्वजनिक स्नान की प्रथा विश्व की विभिन्न संस्कृतियों और समाजों में एक सर्वदेशीय प्रथा क्यों रही है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि उत्तर लिखने में प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। प्रश्न में क्या पूछा गया है ये बिल्कुल जरूरी है, तभी आप जो है प्रश्न के आसपास ही रहना चाहिए। जो प्रश्न में पूछा गया है उत्तर में उसी का जो है जवाब देना चाहिए। आप देखिए, इन्होंने प्रश्न को समझने का प्रयास किया, और यहां पर देखिए ये हिंदी में और इंग्लिश में भी दिया रहता है। आप अगर स्पष्ट नहीं हो सकता है तो इंग्लिश उसका जो दिया हुआ है वर्जन, उसको भी आप समझ करके और प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न सबसे पहले समझेंगे तभी आप लिख सकते हैं। तो कैसे आरंभ किया है इन्होंने, साधारण सा प्रश्न है, सार्वजनिक स्नान की प्रथा विश्व की विभिन्न संस्कृतियों व समाजों में एक सर्वदेशीय प्रथा क्यों रही है। देखिए, इन्होंने आरंभ किया है महाकुंभ
2025 प्रयागराज में 60 करोड़ श्रद्धालुओं के सार्वजनिक स्नान परंपरा का अनूठा उदाहरण है। इन्होंने करंट से यानी समसामयिक जो है वो घटनाक्रम से आरंभ किया है। ये आरंभ दिखाता है कि परीक्षक जो है वो पूरी तरह समझ जाएगा कि ये जो छात्र है, यह जो अभ्यर्थी है ये समसामयिक रूप से सजग है और आरंभ ये जो है वो बिल्कुल अन्य अभ्यर्थियों से अलग कर देता है। इन्होंने ये पूरा दिया है कि 60 करोड़ श्रद्धालुओं ने ये जो है सार्वजनिक स्नान का ये समसामयिक रूप से करंट में ये बहुत महत्वपूर्ण आरंभ देता है। यानी ये जो हुक है, हमने बोला जो बेस्ट स्टार्ट है उसको हुक, जो पहला भूमिका का प्रथम जो वाक्य होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है, आकर्षित करता है। तो देखिए इन्होंने हुक का कितना बढ़िया प्रयोग किया है कि ये जो है उत्तर का आरंभ करंट अफेयर से लगा करके देते हैं, यानी समसामयिकी से जोड़ करके देते हैं और ये जो है उत्तर के आरंभ को ही विशिष्ट बना देता है और परीक्षक जो है यहाँ पर बिल्कुल सजग हो जाएगा कि ये छात्र कुछ या यह अभ्यर्थी कुछ अलग तरह का है। ऐसे जो आरंभ हैं ये बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम छात्रों के पास ऐसे देखने को मिलेंगे। आज का जो हमारा इस सेशन है इसमें आपको मैं ये इनकी कॉपी के साथ साथ अन्य छात्रों की भी कॉपी दिखाऊंगा जो कैसे उन्होंने इसी प्रश्न को कैसे आरंभ किया है। आप उनसे तुलना करके और समझ सकते हैं कि इन कॉपियों में क्या जो है वो अंतर है। अब देखिए, इसको बोलते हैं विजुअल प्रेजेंटेशन। इस तरह अंडरलाइन करना है ना, ये जो है बॉक्स में करना। यहां भी देखिए मेन चीज इन्होंने जो है वो बॉक्स में मुख्य चीजों को बॉक्स में कर दिया है। ये विजुअल प्रेजेंटेशन होता है। साथ ही मैप, चार्ट या फ्लो चार्ट जो भी रहेगा, इससे प्रश्न जो है वो दिखता है और जब प्रश्न दिखता है तो परीक्षक को जो है कॉपी के परीक्षण में या उत्तर के परीक्षण में और सुविधा होती है और उसको कंफर्ट महसूस होता है और परीक्षक जो है आपके प्रति पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, सकारात्मक रहेगा। अब देखिए इन्होंने स्नान के बारे में बताया। अब देखिए यहाँ जो है सामूहिक शुद्धिकरण की भावना, मोहनजोदड़ो के बारे में बातें की गई है। धर्म ग्रंथों के अनुपालना में, इसमें आप देखें कि क्या विशेषता इनकी इस कॉपी में है। तो इन्होंने सबसे पहले करंट से शुरू किया है, यानी कि समसामयिकी से शुरू करके परीक्षक का ध्यान आकर्षित किया है। 60 करोड़ प्लस श्रद्धालुओं ने स्नान किया। सामूहिक स्नान का ये पूरे जो है पूरी दुनिया का अद्वितीय उदाहरण है। यह अभ्यर्थी जो है वो परीक्षक को बताता है कि सामूहिक स्नान जो इस तरह से प्रयागराज पूरे मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम हो गया है। और यहां से अब देखिए महाकुंभ के बारे में, उन्होंने महाकुंभ 2025 से आरंभ कर दिया, यानी महाकुंभ 2025 को दिखा दिया। दूसरी बात कि ये जो है प्रश्न दिया गया है कि विश्व की विभिन्न संस्कृतियों और समाजों। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी केवल भारतीय जो है वो परीक्षा नहीं है, केवल जो है ये अपेक्षा करता है यूपीएससी कि आपको जो है वैश्विक समझ होनी चाहिए, ग्लोबल जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। और ये बिल्कुल यूपीएससी भारतीय सेवा केवल नहीं है, एक टॉपर से जो अपेक्षा करता है कि आपका दृष्टिकोण ग्लोबल होना चाहिए। और इसी ग्लोबल दृष्टिकोण का परिचय यूपीएससी जो अपेक्षा करता है वही जो है ये छात्र ने दिखाया है, इस अभ्यर्थी ने दिखाया है। इसने एक साधारण से प्रश्न को जो है पूरे विश्व के स्तर पर, विश्व की संस्कृतियों पर उसकी व्याख्या की है। अर्थात वो जब
आगे बढ़ा है। तो उत्तर की संरचना में वो मल्टी डायमेंशनल जो है इस प्रश्न का उत्तर लिखा है। यहां पर आप देखें, न केवल उसने विश्व के विभिन्न धर्मों, विश्व के विभिन्न संस्कृतियों के बारे में ये स्नान के महत्व को बताया है, बल्कि स्नान के महत्व को इस अभ्यर्थी ने आर्थिक आधार पर भी जो है वो विश्लेषण किया है। देखिए, मेलों का आयोजन वो आर्थिक पक्ष, सामूहिक स्नान के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था की प्रगति यानी यूपी इकोनॉमी, इसने उदाहरण दिया है कि इस सामूहिक स्नान ने इकोनॉमी को भी प्रभावित किया है, या कभी भी सामूहिक स्नान इकोनॉमी को भी प्रभावित, और उसने उदाहरण में यूपी इकोनॉमी को दिया है कि किस प्रकार इसने जो है, साथ ही इसका दृष्टिकोण देखिए, ऐतिहासिक दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया है। मल्टी डायमेंशनल दृष्टिकोण उसने दिखाया है यहां अपने उत्तर लेखन में, और ऐतिहासिक जो है स्तर पर ले गया है कि नागा साधुओं के समय में जो है वो मुगलों के साथ स्नान को लेकर के ही, सामूहिक स्नान को लेकर के ही युद्ध हुआ था। यानी वो ऐतिहासिक आधार ले गया है, ऐतिहासिक आधार पर ले गया है ये छात्र। इस धर्म, विचारधारा, संस्कृति, सब तो सबसे बड़ी चीज है। देखिए, यहाँ पूरे विश्व के आधार पर न्यू टेस्टामेंट, ठीक है, और यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये पश्तूनों के यहाँ सामूहिक स्नान, है ना। तो ये जो है पूरे वैश्विक स्तर पर जो सामूहिक स्नान का महत्व है, उसको इस छात्र ने उसकी व्याख्या की है, उसका विश्लेषण किया है, और इस प्रकार एक साधारण से प्रश्न का असाधारण सा उत्तर इसने दिया है। और ये इनका जो इनकी भाषा है, वो भाषा बिल्कुल सरल सुबोध है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने निष्कर्ष में लिखा है कि इस प्रकार सामूहिक स्नान विभिन्न समाजों का सांस्कृतिक संगम बना रहा। तो विभिन्न समाजों का यानी कि जिस तरह प्रश्न का आरंभ हुआ है, प्रश्न में जो पूछा गया है, उसी तरह इन्होंने यहाँ पर एक निष्कर्ष में वहाँ पर जो है सकारात्मक निष्कर्ष के साथ इसका। अब आप ये जो प्रश्न है, इसी प्रश्न का अन्य छात्र के साथ आप देखें कि कैसे, आप यहाँ देख लीजिए आरंभ और पूरे वैश्विक स्तर पर इसका जो है वो वर्णन किया गया है, ग्लोबल दृष्टिकोण रखा गया है वर्णन करने में। इसमें समसामयिकी से आरंभ किया गया है, समसामयिक महाकुंभ से, और किस प्रकार जो है इसको छोटे छोटे वाक्यों में लिखा गया है, और दृश्य प्रस्तुति यहाँ पर है। अब देखिए, आपको मैं तुलना दिखा रहा हूँ। एक अन्य जो है छात्र जो कि अभी आरंभ में है, जो कि एक अन्य छात्र का, ये आपने जो पहले वाला देखा था वो विजयपाल की कॉपी थी, अब एक अन्य छात्र की कॉपी देखें। उसी क्वेश्चन को कैसे सार्वजनिक स्नान की प्रथा विश्व की विभिन्न संस्कृतियों और समाजों में एक सर्वदेशीय प्रथा रही है, उदाहरण सहित। अब देखिए यहाँ पर भूमिका कैसी है। सार्वजनिक स्नान से आशय किसी खुले स्थान पर स्नान करना है। भारत सहित संपूर्ण विश्व में इस प्रथा का प्रचलन विभिन्न सामाजिक मान्यताओं के कारण बना हुआ है, ठीक है। तो इनका जो आरंभ है उत्तर का बिल्कुल साधारण है, बिल्कुल परंपरागत आरंभ है। उसके बाद जो है वो सर्वदेशीय प्रथा क्यों रही है, उसका कारण सार्वजनिक स्नान का। तो इन्होंने जो विश्लेषण किया है, इनके विश्लेषण की सबसे पहली जो खामी है वो कि इन्होंने केवल भारत के संबंध में विश्लेषण किया है, जबकि यहाँ पूछ रहा है कि विश्व की विभिन्न संस्कृतियों और समाजों में, प्रश्न में ही पूछ रहा है विभिन्न विश्व की विभिन्न संस्कृतियों और समाजों में, लेकिन इन्होंने केवल और केवल भारत के संदर्भ में अपना उत्तर दिया है। दूसरी चीज कि ये जो उत्तर लिखे हैं, ठीक है, सामाजिक पूर्वाग्रह, किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में जाने के बाद घर में स्नान, मतलब एक जो है ना, एक
ट्रेडिशनल टाइप का इन्होंने निबंध जैसा लिखा है। ये शुरू में ही सामाजिक पूर्वाग्रह, ये निगेटिव आरंभ हुआ, एक तरह से कहें कि सामाजिक पूर्वाग्रह है, आनंद और मनोरंजन के लिए लोग सामूहिक स्नान करते हैं। इन्होंने सेम क्वेश्चन को लिखा है, सभी व्यक्तियों का एक साथ नहाते समय एक दूसरे के साथ मस्ती करना। जरा ये आप ध्यान देंगे, ये वाक्य जरा देखेंगे, ये शब्द देखेंगे, एक दूसरे के साथ मस्ती करना, आपसी प्रेम एकता का भाव पनपता है। मस्ती करने से आपसी प्रेम और एकता का भाव, मनोरंजन करना, ठीक है। ये जैसे झरना में नहाना, है ना। इसी तरह धार्मिक मान्यता, सूर्य देव को सूर्य के प्रकाश में नहाने से व्यक्ति को रोग नहीं लगता है, ठीक है। यमुना नदी में जैसे नहाना, मोक्ष प्राप्ति की चाह, पवित्र स्थानों पर स्नान करने में, अब महाकुंभ, पवित्र नदियों का संगम। चुनौतियां क्या है? तो यहां आप देखें कि पूरा का पूरा इन्होंने एक आयाम लिया है, सामाजिक और धार्मिक, मतलब सामाजिक और धार्मिक आयाम ही लिया है। इन्होंने इसको वैश्विक नहीं बनाया है, आर्थिक नहीं बनाया है, और कई तरह से इनका जो उत्तर है वो काफी संकुचित है, उस प्रकार का उत्तर नहीं है जैसा उत्तर यूपीएससी की जो है वो अपेक्षा, यूपीएससी अपेक्षा करता है जैसा उत्तर, उस तरह का उत्तर इनके पास, इनके उत्तर में आप नहीं। तो दोनों में आप तुलना कर सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ जो है ये इन्होंने लिखा है। यहाँ बुरी आत्माओं, ये मस्ती, ये सब मनोरंजन, ये सब शब्द आप देख करके समझ सकते हैं कि ये जो है वो प्रशासनिक भाषा नहीं है। ये प्रशासनिक भाषा, जो मैंने कहा कि हिंदी माध्यम में एक प्रशासनिक भाषा, ये प्रशासनिक भाषा नहीं है, ये आम बोलचाल की भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। और यही हिंदी माध्यम के लिए एक बहुत बड़ा दोष है कि वहाँ आम बोलचाल की भाषा जो है वो नहीं चलेगी। भाषा बिल्कुल प्रशासनिक होनी चाहिए। भाषा एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जिसमें लगे कि एक प्रशासनिक सेवा का अधिकारी जो है उससे जो अपेक्षा किया जाता है उस तरह की भाषा जो है जैसे अपेक्षा की जाती है उस तरह की भाषा होनी चाहिए, ठीक है। और अब देखिए यहाँ चुनौतियां क्या हैं, जरा देखिए चुनौतियां। तो पर्यावरण प्रदूषण, प्लास्टिक अपशिष्ट, ठीक है। जल प्रदूषण, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण में ही जल प्रदूषण आ जाएगा, गंगा नदी, ये सब जो है सामूहिक स्नान का ये। और क्या हुआ है कि देखिए बच्चों का डूब जाना, ये बच्चों का डूब जाना पानी में स्नान, सामूहिक स्नान से, ये कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, ये गौण चुनौती है। ये बहुत जो है वो उतना महत्व नहीं है जितना कि इसको आप अपने उत्तर में अंकित कर। तो हमें उत्तर में क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, आप इस दोनों कॉपी के जो है वो तुलना द्वारा देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो है वो यह उत्तर, ठीक है। इस उत्तर में एक बार फिर से मैं दिखाना चाहता हूं कि ये उत्तर आप देखिए, इसका आरंभ देखिए, इसकी प्रस्तुति देखिए, है ना, और इस उत्तर के विविध आयाम देखिए, ठीक है। इतना भारतीय सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जो है वो विश्लेषण के बाद भी इसमें किस तरह से आप देख सकते हैं कि वैश्विक आयाम को पूरी रखा गया है। इसमें विभिन्न संस्कृतियों, समाजों, न्यू टेस्टामेंट से लेकर के मेसोपोटामिया की सभ्यता से लेकर पश्तूनों तक सारी बातें जो है, कितना फलक इसका बड़ा है। इस उत्तर से यह सिद्ध होता है कि यह छात्र जो है वो केवल, या यह अभ्यर्थी जो है केवल ये रट करके ऐसा आंसर नहीं दिया जा सकता है। यह उत्तर बताता है कि इसके पास जो है समसामयिक समझ है, और जो इसको बस जो भी इसमें आवश्यक जो आंसर में चाहिए जो तत्व, उनको आपस में जोड़ने और उनको प्रवाहपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने की छात्र के पास क्षमता है। अब इसी प्रश्न को एक और छात्र के माध्यम से देखिए, सेम यही प्रश्न है। अब एक और छात्र की कॉपी देखिए, ठीक है। मैंने पहला उत्तर दिखाया वो इस साल 2025 में सिलेक्टेड यानी चयनित
उम्मीदवार की कॉपी है, अन्य चयनित नहीं है, उनकी कॉपी मैं दिखा रहा हूं। तुलना करके आप समझ सकते हैं कि कैसे आंसर लिखा जाना चाहिए हिंदी माध्यम में, किस तरह से। तो आप देखिए यहाँ जो है सार्वजनिक स्नान की प्रथा विश्व की विभिन्न संस्कृतियों और समाजों में एक सर्वदेशीय प्रथा क्यों रही है, उदाहरणों सहित विवेचना कीजिए। ठीक है, उदाहरण सहित विवेचना करना है। भारतीय तथा विविध वैश्विक संस्कृतियों में सार्वजनिक स्नान की प्रथा प्राचीन काल से वर्तमान समय तक प्रचलित है। बिल्कुल सरल जो है वो आरंभ है, कोई बहुत आकर्षित करने वाला आरंभ उस तरह का नहीं है। फिर भी जैसा कि उसने जो है वो कुंभ में 60 करोड़ प्लस लोगों के स्नान, सामूहिक स्नान का आरंभ जो दिया था वो काफी धमाकेदार आरंभ है ना, उत्कृष्ट आरंभ माना जा सकता है इस तरह के प्रश्न का। अब यहाँ देखिए जो है सार्वजनिक स्नान सर्वदेशीय कारण इन्होंने बताया है सामाजिक समन्वय तथा मेल जोल का माध्यम। सार्वजनिक स्नान जो है इसका कारण सार्वजनिक समन्वय, सामाजिक समन्वय और मेल जोल का माध्यम है। ठीक है, धार्मिक महत्व है इसका तथा परंपराएं हैं। पुरातन धार्मिक भौगोलिक परिवर्तनों को सांस्कृतिक महत्व ये जो है इसमें दिखा रहे हैं कि उत्तरायण और दक्षिणायन के समय गंगा स्नान किया जाता है, सामूहिक स्नान में उत्तरायण और दक्षिणायन होने से। ठीक है, यहाँ जल संकट तथा कमी का प्राचीन समय में संधारणीय समाधान, ये जल संकट के कारण सामूहिक जो है स्नान हुआ करता था। ये जल संकट के कारण सामूहिक स्नान कैसे हुआ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हड़प्पा शुष्क क्षेत्रों में स्थित ये जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला है उल्लेख, हालांकि इन्होंने किया। नदियों में सभ्यता का पालन तथा माता के समय पूजने, ये भी धार्मिक जो है वो आयाम है। सिंधु नदी देवी तमा तथा इसमें वर्णन किया गया। अतः सार्वजनिक स्नान परंपरा भारतीय संस्कृति के एक भारत श्रेष्ठ भारत मॉडल को जो है वो सशक्तता प्रदान करती है। ठीक है, निष्कर्ष यहाँ भी ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए कि इनका जो विश्लेषण है वो मल्टी डायमेंशनल नहीं है, ये विविध आयाम नहीं है। यहाँ केवल और केवल भारत के बारे में वर्णन है, भारतीय संस्कृति में केवल स्नान के महत्व का वर्णन है। इन्होंने पूरे वैश्विक जो है वो परिप्रेक्ष्य में इसका वर्णन नहीं किया है, और आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में, खास करके आर्थिक महत्व इसका नहीं दिखाया। तो ये पूरी तरह से जो है वो मल्टी डायमेंशनल नहीं है, इसको एक उत्कृष्ट जो है उत्तर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। आपसे यूपीएससी अपेक्षा करती है कि आपका दृष्टिकोण ग्लोबल होना चाहिए और मल्टी डायमेंशनल दृष्टिकोण होना चाहिए। तो ये आप देखें, यानी कि औसत जो है ये उत्तर है, चाहे इनका उत्तर हो चाहे ये उत्तर हो, ये औसत है। लेकिन यहां पर भाषा थोड़ी हल्की है। ठीक है, तो यहां इस तरह की हल्की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि मनोरंजन के लिए, मस्ती के लिए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए ये अगला प्रश्न है एक इसी तरह से कि चर्चा करें कि कैसे सोशल मीडिया समकालीन भारतीय समाज में किशोरों के बीच पहचान निर्माण, देखिए किशोरों के बीच पहचान निर्माण और आत्म मूल्य को नया आकार दे रहा है। देखिए इस छात्र ने, ये जिनका इस बार चयन हुआ है यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 में, ये एक तरह से ध्यान दीजिए कि ये हिंदी माध्यम से चयन होना एक बहुत बड़ी चीज है। तो ये जो है इस प्रश्न का उत्तर देखिए कैसे इन्होंने आरंभ किया है। सबसे पहले आरंभ पर आप ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न का आरंभ कैसे हुआ था, इस प्रश्न का आरंभ इन्होंने कैसे किया है, अर्थात उत्कृष्ट आरंभ जिसको हमने हुक कहा, इन्होंने हुक का प्रयोग कैसे किया है, जो कि परीक्षक का ध्यान आकृष्ट करेगा कि ये कुछ अलग तरह का अभ्यर्थी है। देखिए यहां पर कह रहा है कि सोशल मीडिया समकालीन भारतीय समाज में
किशोरों के बीच पहचान निर्माण और आत्म मूल्य को नया आकार दे रहा है। ये जो छात्र हैं, देखिए इसने क्वेश्चन को यहाँ जो अंडरलाइन किया है इस अभ्यर्थी ने, इसने क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया है कि क्वेश्चन की मांग क्या है, अर्थात प्रश्न की मांग क्या है। जब वो प्रश्न की मांग को समझ गया है, उसके बाद देखिए इसने उत्तर लिखना शुरू किया है। और कितना बढ़िया आरंभ किया है इसने कि भारत में 100 करोड़ इंटरनेट यूजर्स में किशोर जनसंख्या का 95% सोशल मीडिया से जुड़ा है। अब जो है किशोरों से सवाल है, और जिस देश में किशोर जो है वो 95% किशोर सोशल मीडिया से जुड़ा है, इसका मतलब कि इन किशोरों के मूल्यों को प्रभावित करने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा जो है वो हाथ रहेगा, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो ये शुरू में ही संकेत दे दिया इस अभ्यर्थी ने कि किस प्रकार सोशल मीडिया का प्रभाव भारतीय किशोरों पर हो सकता है। ठीक है, तो आप देखें कि भारतीय समाज के किशोरों पर सोशल मीडिया का प्रभाव किस तरह है। यहाँ पर व्यक्ति का विकार जो है निर्माण में प्रमुख कारक बन चुका है। ठीक है, विचार निर्माण में, यह विचार निर्माण है, सॉरी, व्यक्ति के विचार निर्माण में। अब देखिए वही विजुअल प्रेजेंटेशन, अंडरलाइन, साफ साफ छोटे छोटे वाक्य, देखिए कितने छोटे छोटे वाक्य हैं, साफ साफ है, विजुअल प्रेजेंटेशन है, जहां जरूरत है वहां बॉक्स है, जहां देखिए ये जो है अंडरलाइन है, बिल्कुल। अब ये छोटे छोटे वाक्य और जो है इसमें छोटे छोटे वाक्यों के अलावा उदाहरणों के साथ इसमें देखिए लिखा गया है सोशल मीडिया किशोरों में जो है वो ये निर्माण के आत्म मूल्य को आकार देने में कैसे, जैसे नए सौंदर्य मानकों का निर्माण, हेयर स्टाइल पर प्रभाव, फिटनेस का क्रेज जो है वो बोर्ड, यहाँ देखिए सेल्फ कारण, जिम कल्चर में तेजी। देखिए जिम कल्चर शब्द पर जरा ध्यान दीजिएगा आप। सोशल मीडिया रील द्वारा सेल्फ जो है वो वर्क मूल्यांकन, सेल्फ वर्क मूल्यांकन, सेल्फ वर्थ मूल्यांकन है, सेल्फ वर्थ मूल्यांकन, जैसे इंस्टाग्राम लाइक व्यूज में प्रभाव, हुकअप कल्चर, देखिए कितना बढ़िया शब्द यहाँ प्रयोग हुआ है, जो आधुनिक शब्द हैं हुकअप कल्चर, वह डेटिंग एप्स पर आइडेंटिटी की तलाश। ठीक है, इको चेम्बर है ना, वह विचारधारा की चरमपंथी मानसिकता है ना, एक एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज को आप इनके, और बहुआयामी जो है वो विश्लेषण। यहाँ पर देखिए कल्चरल डाइवर्सिटी के कारण परंपरागत मूल्यों में अविश्वास, लाइफ स्टाइल की सेलिब्रिटी फैंटेसी व उपभोक्तावादी कल्चर से प्रस्थापित, सोशल मीडिया रील्स से फैशन पैटर्न में बदलाव। इस प्रकार सोशल मीडिया किशोरों के जीवन में जो है सकारात्मक और नकारात्मक, देखिए संतुलित जो है निष्कर्ष है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पैदा करता है। तो यहाँ क्या देखे कि हुक इन्होंने बहुत अच्छा दिया है, इन्होंने जो विश्लेषण किया है, विजुअल जो है प्रेजेंटेशन है, इसके अलावा इन्होंने बिल्कुल छोटे छोटे वाक्य लिखे हैं, स्ट्रक्चर आप देखें, और आधुनिक जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए शब्द हैं या आधुनिक जो किशोरों में जो शब्द है जेनजी जो आजकल के हैं, और ये यहाँ पर देखिए जिम कल्चर है ना, फिटनेस क्रेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं हुकअप कल्चर, ठीक है, इको चेम्बर, चरमपंथी मानसिकता, ये सब कल्चरल डाइवर्सिटी, लाइफ स्टाइल की सेलिब्रिटी फैंटेसी, ये सब शब्द कितने गंभीर शब्द, कितने दार्शनिक अंदाज में प्रस्तुत किए गए हैं। आप इस प्रश्न को देखिए यहाँ पर, और एक संतुलित निष्कर्ष कि सोशल मीडिया जो है वो भारत के किशोरों पर
ये जो है, ये चूंकि भारत से संबंधित प्रश्न है, तो भारत के किशोरों पर ये सोशल मीडिया का प्रभाव सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। ठीक है, तो यहाँ एक अच्छा निष्कर्ष इन्होंने दिया। अब इसी प्रश्न का एक अन्य छात्र जो है उनके आप कॉपी से देखें, उनके उत्तर को देखें। ठीक है, यही सेम सोशल मीडिया है। हाँ, इन्होंने आरंभ कैसे किया है देखिए। हालिया ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों के बढ़ते सोशल मीडिया के प्रभाव पर अंकुश लगाने के लिए एक अधिनियम पारित किया है। प्रश्न है भारतीय समाज में किशोरों के पहचान से। तो भारतीय समाज में किशोरों के पहचान से प्रश्न है। यहां आप आरंभ जो करते हैं, ये आरंभ आपका उत्कृष्ट होना चाहिए। आप आरंभ ऑस्ट्रेलिया से करते हैं। ठीक है, तो आरंभ ऑस्ट्रेलिया से नहीं होना चाहिए था, बल्कि अगर जो है वो डेटा से या अन्य समसामयिक कोई नवीनतम भारत से संबंधित अगर कोई डेटा होता, उससे यदि आरंभ होता तो ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है, सोशल मीडिया 21वीं सदी के जो है युवाओं को अपनी पहचान तथा आत्म मूल्य में नवीन स्वरूप निम्न प्रकार दे रहा है। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि से अपनी पहचान, लाइक और अच्छे कमेंट से अपना मूल्यांकन करना, फोटो एडिट टूल के मदद से वास्तविक रूप रंग की छवि को छुपाकर सुंदर फोटो दिखाना, इन्फ्लुएंसर बनने की होड़, ये सब इन्फ्लुएंसर बनने की होड़ थोड़ा सा जो है वो हल्का है। आत्ममूल्य विज्ञान तथा पोस्टेज से लाभ कमाना, समाज के वंचित वर्गों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम, ऑनलाइन चैटिंग से दोस्तों के बीच आपसी संवाद, एक है ना, चुनौतियां, अवसाद विकार, मानसिक अवसाद विकार, साइबर अटैक, माता पिता तथा परिवार विरोधी भावना या भाव, आगे की राह, संतुलित उपयोग को बढ़ावा जो है समीकरण की। कहने का मतलब है कि यहाँ पर थोड़ा सा जो है ये भाषा भी जो थोड़ा सा यहाँ हल्की है और आरंभ उतने अच्छे से नहीं है, और ये उत्तर लेखन जो है व्यवस्थित नहीं है। आपने वहाँ देखा हुकअप कल्चर, इको चैम्बर, बहुत सारे आपको जो है आज के सोशल मीडिया से संबंधित जो नए नए शब्द समाज में हैं, जो जेन जी के बीच में आजकल जो लोकप्रिय शब्द हैं, उनका प्रयोग यहाँ उत्तर में नहीं किया गया है। और इस प्रकार उस प्रश्न को देखिए, उस उत्तर को देखिए और यहाँ उत्तर को देखिए, थोड़ा सा इसके ये उत्तर जो है उसकी अपेक्षा बहुत ही सतही या स्तरीय हो जाता है। तो आप समझ रहे होंगे। एक और उसी क्वेश्चन को देखिए, एक और छात्र ने कैसे लिखा है। चर्चा करें कि कैसे सोशल मीडिया समकालीन भारतीय समाज में किशोरों के बीच पहचान निर्माण और आत्म मूल्य को नया आकार दे रहा है। देखिए सेम वही क्वेश्चन जो है एक और छात्र के जो है आप आंसर में इसको पढ़िए आप, वही प्रश्न किस प्रकार यहाँ किया गया है। ठीक है, तो सोशल मीडिया वर्तमान समय में दोधारी तलवार है। ठीक है, सोशल मीडिया वर्तमान समय में इन्होंने दोधारी तलवार से शुरू किया है अपना लिखना। तो यहाँ ये जो शुरुआत है दोधारी तलवार, ये सामान्य शुरुआत है। ठीक है, दोधारी तलवार है जो समाज को उत्थान व पतन दोनों दिशाओं की ओर जो है प्रोत्साहित कर रही है, दोनों दिशाओं की ओर प्रोत्साहित। ये आरंभ जो है वो ठीक नहीं माना जा सकता है। शुरू में ही दोधारी तलवार जैसे शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं किया। ये जो आरंभ है ये सतही आरंभ है, ये सामान्य शुरुआत है। यहाँ जो मैंने विशिष्ट शुरुआत या उत्कृष्ट शुरुआत की मैंने जो बात की, उत्कृष्ट शुरुआत, ये उत्कृष्ट शुरुआत जिसको कि बेस्ट स्टार्ट बोलते हैं, ये उस तरह का नहीं है। तो आपको शुरुआत पर ध्यान देना है और जो बेस्ट स्टार्ट होता है जिसे हुक कहा जाता है, उस हुक पर आपको ध्यान देना है। तो आप तीनों जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं, यानी एक ही प्रश्न के ये तीनों उत्तर जो हैं उनके आधार पर तुलना करके आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हिंदी माध्यम से उत्तर लिखा जाना चाहिए। यहाँ देखिए, जैसे सोशल मीडिया पर स्वयं की
परफेक्ट छवि पेश करना, आधुनिक फिल्टर तथा फोटो एडिटिंग के माध्यम से स्वयं को बेहतर दिखाना, जिस यूजर को जितने अधिक लाइक, कमेंट, शेयर मिलते हैं, इन्फ्लुएंसर माना जाता है। इसी आधार पर युवा अपना मूल्यांकन करते हैं। सफलता तथा असफलता, तो ये जो क्वेश्चन, हालांकि इन्होंने बहुत अच्छा एक यूज किया है, FMO का बढ़ना, तो ये शब्द इनका बहुत अच्छा है। FMO का बढ़ना इन्होंने बहुत अच्छा जो है वो यहाँ पर प्रयोग किया है, और ये इनका अच्छा माना जा सकता है। यानी फियर ऑफ मिसिंग जो है वो एक्ट, फियर ऑफ मिसिंग एक्ट, यहाँ पर ये कुछ नया शब्द लेकर के आए हैं, फास्ट फैशन तथा बदलते स्टूडेंट। लेकिन अगर देखें तो यहाँ मी टू मूवमेंट, ये सब देखिए, इनका जो आंसर है वो प्रथम वाला जो हम लोग उत्तर देखें, उस उत्तर को और इस उत्तर को आप स्वयं मिलाएं। ऐसा नहीं कि आप कहें कि जो सिलेक्टेड है उसका आपके सामने है, मैंने कॉपी को आपके सामने रखा है, आप तुलना करें और देखें कि किसका उत्तर जो है वो उत्कृष्ट है, किसका उत्तर अच्छा लिखा हुआ है, और कैसे हिंदी माध्यम से उत्तर लिखा जाना चाहिए, कैसे आरंभ किया जाना चाहिए, कैसे जो है वो विजुअल प्रेजेंटेशन होना चाहिए, किस प्रकार मल्टी डायमेंशनल जो है वो मुख्य भाग में वर्णन होना चाहिए, किस प्रकार भाषा एडमिनिस्ट्रेटिव होनी चाहिए, ये सब आप स्वयं निर्धारित करें इन जो है वो देख करके उत्तरों को। तो प्रथम पत्र में एक जो है वो हमने दिखाया आपको संस्कृति से, एक सामाजिक व्यवहार, समाज और संस्कृति से, जो दो संस्कृति से प्रश्न। अब एक इतिहास का प्रश्न हम लोग देते हैं कि इतिहास के प्रश्न में जो है वो प्रस्तुति किस प्रकार की है, और इतिहास के प्रश्न को किस प्रकार जो सफल छात्र हैं वो किस प्रकार लिखते हैं और कैसे लिखा जाना चाहिए इतिहास का प्रश्न प्रथम पत्र में। आइए देखते हैं यहाँ। तो वियतनाम युद्ध शीत युद्ध की वैचारिक प्रतिद्वंदिता में निहित एक छद्म संघर्ष था। अब यहाँ पर वियतनाम युद्ध से जो है वो प्रश्न है कि वियतनाम युद्ध जो है वो शीत युद्ध के ये जो है वो छद्म यानी प्रॉक्सी वार था। शीत युद्ध के समय में जो है एक तरह से वो प्रॉक्सी वार, शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप ये प्रॉक्सी वार हुआ था। ठीक है, तो यहाँ जब आप देखेंगे कि ये छात्र जो है इनको इनके उत्तर को आप देखें, ये चयनित विजयपाल का ये जो है उत्तर है, और इन्होंने वियतनाम युद्ध का उत्तर किस प्रकार लिखा है। वियतनाम युद्ध शीत युद्ध की वैचारिक प्रतिद्वंदिता, शीत युद्ध जो संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच में जो चला 50 के दशक से लेकर के और लगभग 1991 तक, उस शीत युद्ध के बारे में, और उसी में वियतनाम युद्ध का ये प्रश्न जो है बहुत ही लोकप्रिय है। वियतनाम युद्ध के प्रश्न से, वियतनाम युद्ध से प्रश्न हमेशा आता है, यहाँ पर आप देखेंगे। तो इसमें आप ये देखें कि इस छात्र ने जो आरंभ किया है वियतनाम युद्ध 1963 से 75 के बीच उत्तरी वियतनाम के हो ची मिन के मार्क्सवादी नेतृत्व का दक्षिणी वियतनाम के पूंजीवादी शासन में संघर्ष था। ठीक है, अब वियतनाम युद्ध के बारे में इन्होंने बता दिया, भूमिका में इन्होंने स्पष्ट कर दिया वियतनाम युद्ध क्या था, कैसे था। दो जो है वो, अब यहाँ पर आप देखें कि कितनी अच्छी जो है वो विजुअल प्रस्तुति है, अर्थात दृश्य प्रस्तुति है। कितना अच्छा इन्होंने वियतनाम का जो है वो मैप बनाया है, वियतनाम का एकदम, वियतनाम की स्थिति और उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में वियतनाम युद्ध हुआ था, और उत्तरी वियतनाम जो है वो आप जैसा कि जानते हैं कि वो समाजवादी वहाँ पर व्यवस्था, और दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवादी व्यवस्था थी, और दोनों जो है वो शीत युद्ध के दो ध्रुव यानी सोवियत रूस और जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के छद्म जो प्रभाव थे, उसी के कारण ये युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर इन्होंने देखिए कि
आरंभ में ही इन्होंने बता दिया, जो प्रश्न में दिया गया है कि वियतनाम युद्ध शीत युद्ध की वैचारिक प्रतिद्वंदिता में निहित प्रॉक्सी वार, और इन्होंने जो है ये बॉक्स में मैप बनाया ही है, प्रॉक्सी वार को स्पष्ट कर दिया है किस प्रकार ये प्रॉक्सी वार था। और प्रत्येक जो इन्होंने अपने बातों को लिखा है वो बॉक्स में उसको स्पष्ट करके और दिखा दिया है कि किस प्रकार जो है वो दृश्य प्रस्तुति। मैं बार बार बोलता हूं कि आप पैराग्राफ नहीं लिखते हैं, आप केवल आपका उत्तर पैराग्राफ नहीं होता है, बल्कि आपके उत्तर में दृश्य प्रस्तुति होनी चाहिए और वो दिखना चाहिए। उत्तर केवल पढ़े जाने वाला चीज नहीं, उत्तर देखे जाने वाला। तो मतलब पढ़ने में भी रहे और दिखने में भी रहे तो ज्यादा जो है वो परीक्षक को उत्तर आपका प्रभावित करता है, खास करके संघ लोक सेवा आयोग के लिए। आपका उत्तर साधारण निबंध नहीं होना चाहिए, साधारण निबंध से जो है वो अलग होना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग के प्रश्न का उत्तर होना चाहिए जो कि संगठित, सुसंगठित होना चाहिए और एक उत्कृष्ट प्रशासनिक भाषा में होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितने अच्छे से प्रस्तुत किया है इसको। और इस प्रकार यहां देखिए कितना बढ़िया निष्कर्ष है। इस प्रकार शीत युद्ध की पूंजीवादी बनाम साम्यवाद की राजनीति जो है, ये आगे अभी चल रहा है, निष्कर्ष आगे होगा। अभी आप देखें अगला 3 पेज का है, आगे देखिए। एक जो है इसमें एक और पेज इसमें है जिसमें कि उन्होंने बहुत अच्छे से जो है वो निष्कर्ष, अब अगला इनका निष्कर्ष बहुत अच्छा है। और जैसा कि वो स्लाइड अभी नहीं आया है, मैं आपको दिखा रहा हूं। निष्कर्ष में क्या है कि 1975 में वियतनाम युद्ध में अमेरिकी पराजय ने सोवियत संघ के मनोबल को जो है बढ़ा दिया। वियतनाम युद्ध में जो अमेरिका का पराजय हुआ उसमें सोवियत संघ का मनोबल बढ़ गया। और इन्होंने कितना अच्छा एक जो है वो शब्द यूज किया है, प्रयोग किया है निष्कर्ष में। आप जरा देखें कि सोवियत संघ के मनोबल को बढ़ा दिया और अफगानिस्तान ग्रेट गेम का नया जोन बन गया। यहां पर लास्ट जो है इन्होंने लिखा है कि अफगानिस्तान ग्रेट गेम का ये निष्कर्ष में ग्रेट गेम का नया जोन बन गया। यानी कि वियतनाम के बाद जो है वो अब अगला रूस का जो है वो प्रयोग अब अफगानिस्तान में होता है। और बाद में आप देखे होंगे कि फिर अफगानिस्तान से भी वही शीत युद्ध का जो स्थिति शीत युद्ध की थी, वही वहां से अफगानिस्तान से भी फिर रूस को भागना पड़ता है और इस तरह ये चलता है। तो ये जितना भी ये सब हुआ, ये सब प्रॉक्सी वार था, शीत युद्ध का परिणाम था ये सब। और इसी में इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। अब देखिए दूसरे छात्र जो हैं उनकी कॉपी, तो इन्होंने वियतनाम युद्ध के बारे में विशेष लिखा ही नहीं है। शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यूएसए तथा यूएसएसआर के 1900, इन्होंने शीत युद्ध के बारे में जो है वो शुरू कर दिया। वियतनाम यूएसए की राजनीतिक योजना, यानी कि ये जो है आगे नहीं बढ़ पाए हैं अभी। एक और छात्र, इनका कॉपी जो है वो खाली रह गया है। एक और छात्र आप देखें, वियतनाम युद्ध शीत युद्ध की वैचारिक प्रतिद्वंदिता में निहित एक छद्म संघर्ष था। अब इनका जो है इनकी भूमिका देखिए, अर्थात इनका आरंभ देखिए। वियतनाम युद्ध 2 वैश्विक महाशक्तियों सोवियत संघ तथा अमेरिका के मध्य होने वाले युद्ध के तीसरे विश्व में प्रसार का उदाहरण है। ठीक है, जो है वो यहां पर क्या है कि सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य होने वाले युद्ध, सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य होने वाले युद्ध कहां, वो तो शीत युद्ध था, उसके मध्य होने वाले युद्ध का प्रसार कहां था। तो ये भूमिका ही जो है वो उसका कंसेप्ट ही गलत है, भूमिका से ही, यानी यहां आरंभ ही गलत है। ठीक है, उसके बाद वियतनाम युद्ध के कारण उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम, इन्होंने वो सारा चीज लिख दिया है स्तरीय। और दक्षिणी वियतनाम यूएसएसआर की तत्काल जो है सोच, इस तरह से आप देखें इस प्रकार दोनों महाशक्तियों की वैचारिक प्रतिद्वंदिता ने वियतनाम युद्ध को जन्म दिया। परिणाम क्या हुआ, ये परिणाम भी लिखे। और यहां पर आप देखें निष्कर्ष,
यह वियतनाम पर अधिकार के संबंध में जो है बढ़ती अमेरिकी या ये ने वियतनाम में उपनिवेशवाद को जन्म दिया। वियतनाम युद्ध के बाद जो है वो वियतनाम में उपनिवेशवाद नहीं हुआ। निष्कर्ष आरंभ भी गलत है, निष्कर्ष भी। दोनों वियतनाम युद्ध के बाद वियतनाम एक हो गया, फिर उपनिवेशवाद का जन्म का। उसी के बाद तो उपनिवेशवाद का अंत हो गया था, और उपनिवेशवाद के अंत के बाद ही वियतनाम युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी जो निष्कर्ष भी यहाँ पर गड़बड़ है। ठीक है, अब अगला प्रश्न ज्योग्राफी का, आप देखें ज्योग्राफी का प्रश्न है, भूगोल का प्रश्न है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे इस छात्र ने अपने उत्तर को जो है वो उत्कृष्ट बनाने का प्रयास किया है। ये विजयपाल का है, जिनका कि इस बार जो चयनित हुए उनकी कॉपी है। और विजयपाल जी ने गन्ना उत्पादक देशों के वितरण का वर्णन करते हुए उसकी कृषि से जुड़ी प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। ये प्रश्न है, गन्ना उत्पादक देशों के वितरण का वर्णन करते हुए उसकी कृषि से जुड़ी प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। तो गन्ना, अब देखिए पूरे विश्व के वितरण के आधार पर यह प्रश्न किया गया है, जीएस पेपर फर्स्ट का है, वही सेम जो है वो पत्र है। अब इसमें इन्होंने यहाँ पर देखिए कितना अच्छा इन्होंने जो है वो विजुअल प्रेजेंटेशन किया है। ये जो मैप बनाया है इन्होंने गन्ना उत्पादक देशों का, इस मैप में देखिए कि इसमें इक्वेटर है ना, और उसके अलावे जो रेखाएं हैं ग्लोब की, उनको इन्होंने बिल्कुल दिखाया है। ये जो है वो कर्क रेखा, मकर रेखा, इसको दिखाते हुए, यानी कि जो ये मैप बनाया गया है ये तकनीकी रूप से कोशिश किया गया है कि तकनीकी रूप से मैप जो है वो अच्छा हो और तकनीकी रूप से ये परीक्षक समझ सके कि नहीं मैप तकनीकी रूप से ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसी को बोलते हैं दृश्य प्रस्तुति, विजुअल प्रेजेंटेशन। ये गन्ना उत्पादक जो पूरे विश्व में देश हैं, क्षेत्र है, उनका इस मैप में इन्होंने दिखाया है। और यहाँ पर देखिए मैप इनका ध्यान से देखिए कितना बढ़िया, और यहाँ पर लिखा है प्रमुख गन्ना उत्पादक देश। मैप पर ये जो है शीर्षक भी दिया गया है। और सबसे अच्छा मैप ऐसे ही बनाया जाना चाहिए जिसमें कि आप जब विश्व का मैप बनाते हैं या भारत का मैप बनाते हैं तो कम से कम ये जो है वो उसको आप बिल्कुल जो रेखाएं हैं, प्रमुख रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं, उन्हें आप अगर दिखा देते हैं तो आपका मैप जो है वो तकनीकी रूप से और अच्छा होगा और जो है वो उन्नत माना जाएगा। अब यहाँ देखिए लगभग एक जो है समझ के लायक मैप है, इसमें सभी चीजें स्पष्ट हो रही हैं। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि मैप में जहां जहां दिखाया उसका प्रमुख गन्ना उत्पादक जो है गन्ना उत्पादक देशों का वितरण इन्होंने मैप में तो दिखाया ही है, इसका वर्णन भी किया कि ब्राजील जो है वो गन्ना उत्पादन में विश्व में प्रथम है, भारत के गन्ना उत्पादक देश, अफ्रीकी देश, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। ठीक है, ये सारा इन्होंने वितरण को दिखाया। यहाँ पर उनके विषय में जो है वो एक एक दो वाक्यों में लिखा। उसके बाद गन्ने की कृषि से जुड़ी पर्यावरणीय चुनौतियां। अब गन्ने की कृषि से जुड़ी पर्यावरणीय चुनौतियां क्या है, तो अत्यधिक जो है गहन फसल, इसमें लेबर बहुत ज्यादा लगता है, और जल गहन फसल, इसमें जो है वो गन्ना उत्पादन में जल का खर्च बहुत ज़्यादा होता है। और इन्होंने बताया है कि 1 क्विंटल गन्ना में 8,000 से 10,000 लीटर जो है वो जल की खपत होती है। ठीक है, ये एक मतलब कि भूमि जल, इतना जल ज़्यादा लगता है इसमें कि चूंकि जल की कमी है और इतना जल लेता है, तो ये इसके जो है वो पर्यावरणीय चुनौती है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए कि इन्होंने
वर्चुअल वाटर इंपोर्ट, यानी कि गन्ने के निर्यात से जल संसाधनों का निर्यात होता है। गन्ने में जो जल होता है उसके माध्यम से लवणीय व क्षारीय में मृदा उपलब्ध में गिरावट, यानी कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे जो क्षेत्र हैं वहाँ अधिक सिंचाई करने से जो है वो मिट्टी में लवणीयता की मात्रा बढ़ती जा रही है। ये केमिकल फर्टिलाइजर इफेक्ट, केमिकल फर्टिलाइजर का इफेक्ट हो रहा है। मोनोकल्चर, देखिए शब्द बढ़िया है, मोनोकल्चर, भौम जल दोहन यानी भूमि जल, और इसके कारण जो है वो वाटर लेवल जो है भूमि जल का वो कम होता जा रहा है, इसमें इन्होंने कहा। अब उसके बाद देखिए उदाहरण दिया है राजस्थान के श्रीगंगानगर जिला, ये प्रत्येक इन्होंने देते हुए, और उदाहरण जो है हमेशा वो उदाहरण के साथ अपने बातों को कहें। अब निष्कर्ष, उपरोक्त चिंताओं को देखते हुए जो है वो धारणीय कृषि व क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जो है वो किया जाना चाहिए। धारणीय कृषि और क्लाइमेट स्मार्ट जो है ये शब्द का प्रयोग बिल्कुल ये निष्कर्ष को आज के अनुसार, और निष्कर्ष भी बिल्कुल जो है वो ग्राह्य निष्कर्ष इन्होंने दिया है। अब आप देखें, ये एक छात्र हैं, इन्होंने गन्ना उत्पादक देशों का वितरण का वर्णन, सेम क्वेश्चन। सबसे पहले तो जो है वो यहां आप देखें कि इन्होंने शुरुआत किया है गन्ने की प्राकृतिक स्थिति से, कि गन्ना किस प्राकृतिक जो है वो गन्ने के लिए क्या क्या जो जलवायुगत विशेषताएं होनी चाहिए। यहाँ इन्होंने लिखा है कि 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, और 150 सेंटीमीटर या उससे अधिक जो है वो वर्षा होनी चाहिए। यहाँ आप देखें तो यहाँ प्राकृतिक दशाओं के साथ, जलवायुगत दशाओं के साथ आरंभ किया गया है। अब यहाँ आप देखें, ठीक है, तो यहाँ आप देखें कि विश्व में लॉजिस्टिक, भारत विश्व में लॉजिस्टिक गन्ना उत्पादन लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट गन्ना उत्पादक देश है। भारत विश्व में सेकंड लार्जेस्ट, महत्वपूर्ण कृषि फसल होने के बावजूद भी पर्यावरणीय संवेदनहीनता के कारण स्थिति चिंताजनक है। ठीक है, तो ये जो है ऐसी भूमिका शुरू में ही चिंताजनक या इस तरह की भूमिका नहीं लिखनी चाहिए। ठीक है, अब ये मैप देखिए, तो मैप भी इसमें कम से कम जो ये अक्षांश रेखाएं हैं उनका वर्णन होना चाहिए, और मैप भी प्रैक्टिस करना चाहिए कि मैप जो है थोड़ा सा देखने में ठीक हो, और जो इस तरह जो आप देखेंगे कि ये जो अक्षांश रेखाएं उनको यहां पर किया जाना चाहिए। अब इसने देखिए, गन्ना उत्पादक देश ब्राजील विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करता है, उच्च किस्म का। भारत जो है वहां गन्ना उत्पादन का इन्होंने मैप बनाया है, अच्छा बनाया है, अच्छा प्रयास है इनका प्रयास अच्छा है कि इन्होंने भारत में भी गन्ना उत्पादन के लिए मैप बनाया है। चीन, यूएसए तथा जल गहन फसल, अब यहाँ पर्यावरणीय चुनौतियां, जल गहन फसल है, ठीक है, भंडारण, परिवहन आदि। तो भंडारण परिवहन, जरा आप देखिए आप क्या लिखते हैं, आप जो है वो भंडारण और परिवहन जो है आर्थिक चुनौती है कि पर्यावरणीय और जलवायुगत चुनौतियां हैं। तो क्या हम लिख रहे हैं इसको सोचना चाहिए। ठीक है, तो भंडारण परिवहन की जो चुनौती है ये आर्थिक चुनौती है, ना कि जलवायु से संबंधित या पर्यावरणीय चुनौती है। रासायनिक उर्वरक, ठीक है, ग्लोबल लैंड आउट में इतनी भूमि है, ये ठीक, ये जो है इन्होंने दिया है। इस प्रकार ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटेशियम का विवरण है ये थोड़ा अच्छे से देना है। CH4 उत्सर्जन का कारण है, ठीक है, वनोन्मूलन को प्रेरित करती है इसकी खेती ब्राजील में, ठीक है, पराली दहन से वायु प्रदूषण, ये सब इनका जो है वो ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और आप देखे होंगे, प्रवाह नहीं है इस उत्तर में, एकदम बिल्कुल जो है वो टूट जाता है, और प्रवाह जो होना चाहिए वो गन्ना का वैश्विक वितरण जो है आर्थिक तथा भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप बना हुआ है। गन्ना की
पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने हेतु वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। ठीक है, तो गन्ना की पर्यावरणीय चुनौतियों को से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। ये समाधान परक जो है और अच्छा समाधान इसमें दिया जाना चाहिए यहाँ पर निष्कर्ष में। ठीक है, एक और आपको दिखाते हैं, वही प्रश्न है गन्ना उत्पादक देशों के वितरण का वर्णन करते हुए इसकी कृषि से जुड़े प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियां। देखिए, इन्होंने आरंभ किया है, गन्ना एक प्रमुख रोपण फसल है जो मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। ब्राजील विश्व में गन्ना उत्पादन के मामले में ठीक है सामान्य। इन्होंने मैप भी बनाया है ना, हालांकि इन्होंने भी जो है वो अक्षांशों का उसमें अक्षांशों को नहीं दर्शाया है, फिर भी ठीक है। यहाँ कमी क्या है, इन्होंने प्रमुख उत्पादक देशों के वितरण को केवल मैप पर दिखा दिया है, उसका वर्णन नहीं किया है। ये सीधे सीधे यहाँ मैप पर दिखाने के बाद चले आए हैं पर्यावरणीय चुनौतियों के बारे में। यहाँ दो दो लाइन, एक एक वाक्य, दो वाक्य में उत्पादक देशों का वितरण दिखाया जाना चाहिए था। ठीक है, और ये देखिए आप कि यहाँ जो है वो पूरी तरह से पर्यावरणीय जल गहन फसल ठीक है, मृदा की उर्वरता को प्रभावित ठीक है, गन्ने की फसल की जो है वो जुताई के पश्चात उथले खेतों में उसके उपले खेतों में रह जाते हैं, यह उन्हें किसानों द्वारा जलाया जाना प्रदूषण को ठीक है। मात्रा परिवहन के साथ सुक्रोज की मात्रा परिवहन के साथ, अब ये देखिए सुक्रोज की मात्रा परिवहन के साथ, यहाँ सुक्रोज की मात्रा परिवहन के साथ इससे पर्यावरण पर क्या दिक्कत है, पर्यावरण से इससे क्या संबंध है। ठीक है, सुक्रोज की मात्रा परिवहन के साथ कम हो जाती है या समाप्त, ये आर्थिक समस्या है, ये आर्थिक चुनौती है, ना कि पर्यावरणीय चुनौती है। ठीक है, तो क्या हम लिख रहे हैं, अब यहाँ पर ये कीटनाशक और इन सब का प्रयोग लिखते और इस तरह से यहाँ थोड़ा और विश्लेषण करते जो पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले हैं, तो ज्यादा उपयुक्त होता है। ठीक है, तो आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं। ये जो है वो तीनों आप कॉपियों को देख करके, यानी तीनों छात्रों के अभ्यर्थियों के उत्तर को देख करके, तो ये वाला जो उत्तर है ये विजयपाल जो चयनित हुए हैं यूपीएससी में उनका है। इनसे आप इनके प्रश्नों को देख करके और इनके उत्तर, इनकी पूरी कॉपी को मैं अभी इनके पूरी कॉपी को मैं दिखा रहा हूं कि किस प्रकार जो है वो इनकी पूरी कॉपी अभी देखिए कि कितना जो है बढ़िया इन्होंने विजुअल प्रेजेंटेशन किया है। तो देखिए इनकी कॉपी मैं दिखाता हूँ। संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 653वें रैंक के साथ चयनित हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी विजयपाल विजयरानिया का जो है वो उनके उत्तर पुस्तिका का मैं आपके पास जो है आपके सामने रख रहा हूं। उनके उत्तर पुस्तिका को आप देखें कि किस प्रकार इन्होंने प्रश्नों का जो है उत्तर लेखन का आरंभ किस प्रकार किया है, इन्होंने किस प्रकार इन्होंने अपने जो है उत्तर में विजुअल प्रेजेंटेशन किया है और दृश्य प्रस्तुति किसको कहते हैं आप देखें। इसके बाद आप देखेंगे किस प्रकार जो है उत्तर की संरचना, इन्होंने अपने सभी उत्तरों की संरचना दी है और किस प्रकार भाषा जो है प्रशासनिक भाषा का प्रयोग किया है। तो ये अब जैसे विजयपाल विजयरानिया, ये टेस्ट कॉपी है हमारे फोरम IAS की। अब आप देखें, ठीक है। तो आइए, जैसा कि हमने देखा ये इनका आप देखें विजयपाल विजयरानिया, है ना, ये सार्वजनिक स्नान वाला प्रश्न है।
सार्वजनिक स्नान की प्रथा विश्व की विभिन्न संस्कृतियों और समाजों में, देखिए जो कि मैंने आपको बताया, ये महाकुंभ से इन्होंने शुरू किया, जो हम लोगों ने देखा इसको। इसके बाद आप देखिए कि कितने छोटे छोटे जो है वाक्य का प्रयोग किया है इन्होंने, और बिल्कुल उदाहरणों के साथ इन्होंने, और विजुअल प्रेजेंटेशन देखिए, जहां जरूरत है वहां बॉक्स का प्रयोग किया है, अंडरलाइन का प्रयोग किया है, जहां जहां जरूरत है वहां बॉक्स का इन्होंने प्रयोग किया है, जैसे नागा साधुओं की बात हो, मेसोपोटामिया की बात हो। देखिए दूसरा जो प्रश्न है वो भारतीय विरासत और संस्कृति में बादामी के चालुक्यों का जो है योगदान। यहाँ देखिए इन्होंने बादामी के चालुक्यों के जो योगदान का उल्लेख किया, तो यहाँ मैप बना दिया। ये दृश्य प्रस्तुति होता है कि क्वेश्चन को इन्होंने कहा जाता है ना कि एक जो है मैप 100 शब्दों के बराबर अकेला महत्व रखता है। आप जो वर्णन 100 शब्दों में करेंगे, उससे अच्छा एक मैप जो है आपको वो वर्णन परीक्षक के सामने रख देगा आपका। ठीक है, तो आप देखें यहाँ अब ये इसी तरह इन्होंने जो है प्रत्येक प्रश्नों को लिखा। इनके अलग अलग जो प्रश्न हैं उनको मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह इन्होंने इतिहास के प्रश्नों को किस तरह इन्होंने ज्योग्राफी, देखिए कितना बढ़िया ये हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, GLOFS की बढ़ती घटनाओं के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं, तो इसका भी आरंभ जो है इन्होंने किया है एक डेटा के साथ कि IMD के अनुसार हिमालयी क्षेत्र में ग्लोब्स की घटनाओं में विगत एक दशक में 50% से अधिक वृद्धि हुई है। और उसके बाद जो है ग्लोब्स का विश्लेषण क्या कहलाता है ग्लोब्स, और उसके बाद देखिए उसके बाद इन्होंने मुख्य भाग को लिखा है और मुख्य भाग में वर्णन किया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, भारत जैसे विकासशील देशों में ग्रामीण परिवारों के लिए प्रवासन का महत्वपूर्ण आजीविका, प्रवासन एक महत्वपूर्ण आजीविका रणनीति है। अब इसका भी आरंभ देखिए इन्होंने जो है वो HBO रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत जो है वो कैसे प्रवासन भारत में, तो प्रवासन का इनका जो प्रश्न देखिएगा, 2 प्रकार का प्रवासन जो होता है, वो पूरे प्रवासन को इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया है कि किस तरह जो एक प्रवासन तनाव में पुश और पुल जो है वो प्रवासन कैसे होता है। तो इन्होंने पुश प्रवासन और पुल प्रवासन दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा किया है और प्रवासन के पूरे प्रश्न को अच्छे से जो है वो व्यवस्थित किया है। ठीक है, यहाँ देखिए सोशल मीडिया वाला जो क्वेश्चन हम लोग देखे कि चर्चा करें कैसे सोशल मीडिया समकालीन भारतीय समाज में किशोरों के बीच पहचान निर्माण और आत्ममूल्य को नया आकार दे रहा है। तो आपने देखा कि इन्होंने आरंभ कैसे किया है। ठीक है, भारत में 100 करोड़ इंटरनेट यूजर्स में किशोर जनसंख्या का 95% सोशल मीडिया से जुड़ा है। तो ये आप देखें कि आरंभ और एकदम छोटे छोटे वाक्य और साफ सुथरा बिल्कुल दृश्यात्मक जो है वो है। और आप देखें कि किस तरह से लिखा जाता है उत्तर UPSC के अपेक्षाओं के अनुरूप। ठीक है, तो यहां ठीक है, तो कुछ प्रश्नों को छोड़ा भी है और
देखिए भारत में विविध नृत्य शैलियों की परंपरा, कितना जो नृत्य शैलियों का वर्णन है वो देखिए किस तरह का इन्होंने मैप दे करके शास्त्रीय नृत्य शैली और जो है लोक नृत्य शैलियों को दिखाया है कि एक तरफ जो है वो शास्त्रीय नृत्य शैली हो गया, एक तरफ लोक नृत्य शैली, वो मैप पर इन्होंने दिखाया है कि किस राज्य की कौन सी नृत्य शैली है। ठीक है, तो इसी तरह इन्होंने सारे प्रश्नों का जो है वो उत्तर तो इनके उत्तरों को आप देख सकते हैं और मैं यही दिखाना चाहता हूं कि किस तरह इन्होंने मैप का बहुत अच्छा प्रयोग किया है। इसी के लिए मैं इनकी पूरी कॉपी आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे मैप का प्रयोग आप कर सकते हैं। ये मैप दिखाने के लिए मैं इनकी पूरी कॉपी को दिखा रहा हूं कि देखिए कैसे इन्होंने मैप का प्रयोग अपने ज्योग्राफी के क्वेश्चन में, हिस्ट्री के क्वेश्चन में या संस्कृति के क्वेश्चन में जहां भी जरूरत पड़ी इन्होंने मैप का। अब देखिए मैंने बताया था वियतनाम युद्ध वाला, देखिए ये क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने मैप का जो है वो प्रयोग किया और उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को स्पष्ट रूप से जो है वो दिखाया इन्होंने। अब देखिए भू संतुलन सम स्थिति, यहां पर देखिए चित्र जहां जरूरत पड़ी भू संतुलन सम स्थिति की अवधारणा पर चर्चा करें और पृथ्वी के प्रमुख आकृतियों को आकार देने में इसकी भूमिका का वर्णन करें। तो चित्र के साथ जहां जो जरूरत पड़ी वहां इन्होंने दिया और उसका वर्णन किया। अब अगला प्रश्न देखिए, हिंद महासागर अत्यधिक तीव्रता से गर्म हो रहा है, इसका भारत की खाद्य सुरक्षा पर क्या प्रभाव हो सकता है? तो हिंद महासागर के गर्म होने का जो है वो क्या कारण है और उसके धाराओं के बारे में देखिए यहां पर जो है वो हिंद महासागर के का वर्णन करते हुए उन्होंने जो चित्र बनाया है मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून का, ये इनका विश्व का मैप जो है वो बनाने का अभ्यास ठीक है। और इस तरह से प्रत्येक क्वेश्चन में जहां जरूरत पड़ी है यहां उत्तर लेखन में इन्होंने जो है वो विश्व के मैप की जहां जरूरत पड़ी वहां विश्व का मैप, इस क्वेश्चन की हम लोगों ने चर्चा किया। ये जो है इस उत्तर को देखा हम लोगों ने कि ये इन्होंने गन्ना उत्पादन के बारे में मैप बना करके दिखाया। तो इसको बोलते हैं विजुअल प्रेजेंटेशन। और इस तरह आपको उत्तर लेखन में हिंदी भाषा के जो है उत्तर लेखन में इन विशिष्टताओं को शामिल करना होगा। और ये देखिए पूरा फुल लेंथ कॉपी है, इसमें 20 प्रश्न है। यहाँ भी जो जनजातीय क्षेत्र हैं भारत के उनके बारे में जो है वो प्रश्न है कि भारतीय समाज में समृद्धि और विविधता इसकी जनजातीय समुदायों की अनूठी संस्कृति के को स्पष्ट अनूठी संस्कृति में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होती है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो भारतीय समाज में जनजातीय समुदायों के देखिए इसका इन्होंने मैप बना करके वर्णन किया है। ये फर्स्ट पेपर का है और इस तरह इनकी पूरी कॉपी मैं शहरी नियोजन और सुधारों के संदर्भ में स्वास्थ्य पर ध्यान देना क्यों आवश्यक है, इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ भी डेटा से शुरुआत हुई है कि जो है वो क्वेश्चन का शुरुआत की भारत की कुल आबादी का 34% शहरों में निवास करता है और ये जो है जीडीपी में स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च 3% से भी कम होता है। यहाँ से आरंभ और जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ डेटा का इन्होंने प्रयोग किया है। ये ठीक है, तो इस तरह जो है लास्ट प्रश्न है 20वां।
भारत में जो है STEM विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित कैरियर में महिलाओं के बीच उच्च त्याग दर एट्रिशन रेट में योगदान देने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का विश्लेषण करें। स्टेम में उनकी अवधारणा रिटेंशन को बेहतर बनाने के उपाय सुझाएं। तो स्टेम में जो है वो महिलाओं का पूरा डाटा से ही आरंभ किया गया है और इसको जो है छोटे छोटे वाक्यों में लिख करके और इसका विश्लेषण किया गया है। इस तरह जो है वो आप देखें कि कैसे उत्तर लिखा जाता है। ठीक है, सरकार की योजनाओं के बारे में भी जो है वो वर्णन यहां है। और देखिए समाजशास्त्रीय जो है इरावती कर्वे, ये देखिए वैल्यू एडिशन है यहाँ पर कि किस तरह से इन्होंने वैल्यू एडिशन का प्रयोग किया है। एक समाजशास्त्री जो है इन्होंने जो है वो प्रयोग किया है, इस समाजशास्त्री का उल्लेख करके और वैल्यू एडिशन उत्तर में इन्होंने किया है। तो इस तरह से अपने उत्तर को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास किया है। तो आप समझ रहे होंगे मैंने जो तुलनात्मक आधार पर आपको दिखाया कि किस प्रकार हिंदी माध्यम से यूपीएससी मुख्य परीक्षा के प्रथम पत्र का उत्तर लिखा जाना चाहिए और इसके लिए आपको उत्कृष्ट आरंभ करना चाहिए, विजुअल प्रेजेंटेशन करना चाहिए। कैसे जो है आप दृश्य प्रस्तुति करेंगे उसके लिए मैंने दिखाया एक जो है चयनित छात्र की कॉपी का अन्य छात्रों से तुलना करते हुए, और आप देखें कि किस प्रकार मुख्य भाग को मल्टी डायमेंशनल जो है वो उसका बहु जो है आयामों या विविध आयामों का किस प्रकार विश्लेषण करना चाहिए। और इस तरह से हम लोगों ने यह भी देखा कि किस तरह से एक प्रशासनिक भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए उत्तर लिखते समय हिंदी माध्यम से। अगर आप इन सभी तत्वों को अपने उत्तर में डालते हैं तो अवश्य ही आपका जो है वो आप चयनित होंगे, ये आप एकदम निर्धारित कर लीजिए और इसी आधार पर आप निरंतर अभ्यास करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।